स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर एलजी का 180 लीटर की सिंगल डोर की फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल। और हम लोग इसको नॉन इन्वर्टर में आज कन्वर्ट करने वाले हैं, इसको बदलने वाले हैं। तो जो इसका कंप्रेसर मोटर उसको हटा करके दूसरा लगाने वाले हैं जो नॉन इन्वर्टर का है। इसकी पीसीबी निकालेंगे, इसकी वायरिंग को चेंज करेंगे और जो इसमें अब तक गैस चार्ज किया जाता था R600, वहां पर R134 प्रयोग करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे। और सबसे पहले देखिए, अगर हमें इसको बदलना है तो सबसे पहले इसके कंप्रेसर मोटर को ही निकालना पड़ेगा। और जो इन्वर्टर मॉडल फ्रिज होती है उसमें क्या होता है, ये पीसीबी बार बार खराब होने का चांस होता है। जहां पे लाइट कम या ज्यादा बार बार होती है ना, वहां की पीसीबी खराब हो जाती है। तो इसलिए हम इसको जो चेंज करने वाले हैं, इसको हम बदलने वाले हैं नॉन इन्वर्टर। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझेंगे। और जो इसका थर्मोस्टेट है, जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, जो डोर स्विच है, जो बल्ब है, उन सबकी पूरी वायरिंग को भी चेक करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो कंप्रेसर के ऊपर ये ट्रे है ना, इस ट्रे को हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। देखिए, ये ट्रे क्यों लगी होती है, क्योंकि जो एवापोरेटर से पानी टपकता है वो इसी ट्रे में आकर के यहां पे रहता है। और कंप्रेसर के ऊपर लगा होने के कारण क्या होता है, कंप्रेसर अगर गर्म होगा चलेगा तो वो गर्म होने की वजह से पानी को भी सोख लेगा। तो ये इसीलिए ये ऊपर ट्रे लगा होता है। बाकी पानी डायरेक्ट कंप्रेसर पे ना जाए, इसके लिए भी लगा होता है। तो देखिए, ये एक ट्रे होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। तो सबसे पहले फ्रिज को खोलने के लिए 2 स्क्रू इस ट्रे के लिए लगे होते हैं और यहां से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये ट्रे हमारा साइड में हो गया। अब देखिए, इस फ्रिज का जो कंप्रेसर मोटर है वो कुछ छोटी साइज में, मतलब स्मॉल साइज में दिख रहा है। अब तक जो हम लगाने वाले हैं कंप्रेसर, वो लगाएंगे इससे बड़ा साइज का। ये इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर है, एलजी कंपनी की फ्रिज है। इसके अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ना बोल के इसके पिनों को बोलते हैं हम यूवीडब्ल्यू। अब देखिए, कंप्रेसर मोटर यहां पर जुड़ा हुआ है और ये देखिए इसकी पाइप है। ये जैसे कंप्रेसर हमारा नॉन इन्वर्टर का होता है वैसा ही ये भी है। इसमें भी सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, 3 लाइन है। देखिए, चार्जिंग लाइन में एनआरवी वाल्व लगा हुआ है ना, और ये है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन की पाइप निकल के कहां जाती है, वो जाती है कंडेंसर में। ये कंडेंसर क्या होता है, ये देखिए, ये फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली होती है इसे कंडेंसर बोलते हैं। तो ये डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कंडेंसर में जाती है और जो सक्शन लाइन वाली पाइप होती है वो यहां पर जुड़ी होती है। तो हमें इसको क्या करना है, इस कंप्रेसर को निकालना है। तो कंप्रेसर को निकालने के लिए सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन की पाइप, ये वाली देखिए यहां से हमने कट कर दिया पहले से ना, ये पाइप यहां पर जुड़ी रहती है। डिस्चार्ज लाइन की पाइप को यहां से अलग कर दिया और सक्शन लाइन की पाइप जो कि यहां पे जुड़ी हुई थी, इसको यहां से अलग कर दिया। अब इस कंप्रेसर को हमें निकालना है। जो इसकी वायरिंग है, देखिए जो यूवीडब्ल्यू की पिने हैं, इसको हम पहले से निकाल दिए बाहर। अब हमें क्या करना है, इस कंप्रेसर मोटर को निकालना है। निकालने के लिए इसके लिए क्या करेंगे, ये लॉक पे होता है। देखिए, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा करके पीछे की साइड में खींचेंगे तो ये निकल जाता है। देखिए, इस तरह का इसका लॉक है, ये वाला लॉक इस तरह का लॉक होता है यहां पर। देखिए, तो ये कंप्रेसर के चारों पे होता है, चारों पैर पे। इसके नीचे एक रबड़ भी लगता है, जिस रबड़ को हम बोलते हैं ग्रोमेट रबड़। तो ये जो चारों लॉक है इसको हम निकाल देते हैं। तो देखिए, चारों नट को हमने निकालने के बाद कंप्रेसर मोटर को बस आसानी से ऊपर उठाना है और बाहर निकाल लेना है। देखिए, कंप्रेसर को हम चेक करके भी आपको दिखाते हैं इस कंप्रेसर में कमी क्या हो गई थी कि इस कंप्रेसर को हमें बदलना पड़ा। वैसे देखिए, कंप्रेसर खराब हो जाए या पीसीबी खराब हो जाए, ये कंप्रेसर खराब होने पे जल्दी मिलता नहीं है। पीसीबी खराब हो जाए तब तो मिल जाता है, लेकिन कंप्रेसर जल्दी नहीं मिलता है। कंप्रेसर को सबसे पहले चेक करने के लिए ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन कर दे रहे हैं। यहां से वीप की आवाज आती है। अब देखिए, इसके तीनों पिनों को जब हम चेक करते हैं ना, जैसे नॉर्मल अगर कंप्रेसर मोटर को चेक करते हैं तो तीनों का मान अलग अलग बताता है, लेकिन इसका तीनों पिनों पर सभी का मान बराबर बताता है। देखिए, जैसे यहां पर हमने चेक किया तो यहां पर देखेंगे क्या बता रहा है, 25 है ना। और इसके ऊपर यहां पर देखिए क्या बता रहा है, देखिए 31 बता रहा है ना, 30। और यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे क्या बता रहा है, देखिए 30। मतलब 2 पे 29, 31, 25 ऐसे करके बता रहा ना। तो ये जो कंप्रेसर मोटर है ये सही तरीके से चल नहीं रहा था और तीनों पिनों का मान अलग अलग बता रहा है। इसलिए इस कंप्रेसर मोटर को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये काम भी नहीं कर रहा था। तो इसको हम हटा करके यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब हमें लगाना है जो कंप्रेसर, ये वाला कंप्रेसर है, देखिए बड़ा वाला कंप्रेसर है ना। अब इस कंप्रेसर को लगाने के लिए, वैसे ये गोदरेज कंपनी का है, एलजी का होता तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ भी दिखा देते, 42 नंबर का। ये वही कंप्रेसर है लेकिन गोदरेज कंपनी का है। अब जो कंप्रेसर मोटर है इसको लगाने के लिए हमें इसकी वायरिंग में भी बदलाव करना पड़ेगा। वायरिंग में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स के अंदर इसमें पीसीबी होता है। इस बॉक्स के अंदर पीसीबी होता है, उस पीसीबी को निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज है इसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करें या वायरिंग में बदलाव कैसे करें। देखिए,
किसी भी फ्रिज में या एसी में जो हम गैस भरते हैं ना, वो कंप्रेसर के ही आधार पे भरते हैं। अगर देखिए ये वाला जो छोटा वाला कंप्रेसर इसके अंदर पहले से था, अगर वो कंप्रेसर रहता तो इसमें हम R600 गैस भरते हैं, लेकिन कंप्रेसर चेंज होने की वजह से इसमें जो हम गैस भरने वाले हैं आज वो R134 भरेंगे, क्योंकि यह नॉन इन्वर्टर फ्रिज हो जाएगी। देखिए एक बॉक्स निकाल लिया हमने, और बॉक्स को निकालने के बाद इसके अंदर पीसीबी है, हम आपको पीसीबी दिखाते हैं। यहां पर देखिए ये लीड लगी हुई है, क्लिप के द्वारा ऐसे दबा करके इसको नीचे की साइड में खींचेंगे तो इस तरह से ये निकल जाती है बाहर। तो इसका पूरा पीसीबी का ये जो बॉक्स है ना, ये बाहर निकल गया। इस बॉक्स को खोलने के लिए अब इसके अंदर पीसीबी लगी हुई है, पीसीबी यहां से अब इसके अंदर दिखाई देगा, हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसके बॉक्स को हमने ऊपर से खोल लिया और पीसीबी को यहां से देखिए बाहर निकालते हैं। ये रही हमारी पीसीबी। पूरी वायरिंग में देखने के लिए तो बहुत सारा चीजें हैं कि कंफ्यूज करेगा कि कहां पे कौन सा तार जोड़ेंगे। अब हम इसको नॉन इन्वर्टर बनाने जा रहे हैं तो क्या करें, तो बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। ये हमारी मेन लीड है, इसको भी हम रहने देंगे। ये क्लिप है और इसमें आते हैं टोटल 4 वायर। नॉर्मल फ्रिज में अगर देखते हैं तो फ्रिज के पीछे 3 तार निकलते हैं ना, इसमें निकलते हैं 4 वायर। ये चारों वायर क्या होते हैं, इसमें 2 तार एक ही होते हैं, इसलिए इसमें 4 वायर हो जाते हैं। जैसे फ्रिज में हमारे नॉर्मल नॉन इन्वर्टर में 3 वायर होते हैं टोटल, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक बल्ब का रहेगा, एक थर्मोस्टेट का इनपुट रहेगा, एक थर्मोस्टेट का आउटपुट रहेगा, इस तरह से होते हैं। इसमें टोटल 4 होते हैं, तो जिसमें 2 एक ही होते हैं, इनपुट यानी न्यूट्रल वाले, तो 2 एक ही होते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो वहीं न जोड़ करके यहां लाके जोड़ते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें 4 तार हो जाते हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है, तो कनेक्शन करने के लिए ये ध्यान दीजिए कि अगर इस कंप्रेसर मोटर को चलाना है तो हमें न्यूट्रल फेज चाहिए। अब इस पीसीबी की जरूरत तो है नहीं, तो इसमें जोड़ेंगे कहां, तो जोड़ेंगे आइए दिखाते हैं। यहां पर देखिए एक क्लिप है, क्लिप तो कई सारी है, पीसीबी को ऐसे ही लगा हुआ निकालते हैं, रुकिए ऊपर उठाते हैं, फिर क्लिप को आपको नजदीक से दिखाते हैं कि एक क्लिप का एक वायर है जिसमें आपको कंप्रेसर मोटर को जोड़ना है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले यहां पर देखिए ये लिखा है थर्मोस्टेट, तो यहां पर देखिए एक क्लिप है और इस पे लिखा हुआ है थर्मोस्टेट, यानी थर्मोस्टेट वाला ये जो दोनों वायर है, यही दोनों वायर हमारा न्यूट्रल और फेस का काम करेगा, जिससे हम अपने कंप्रेसर मोटर को चलाएंगे। क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट का एक आउटपुट भी होता है और इसमें एक न्यूट्रल की सप्लाई भी आ रही होती है। तो क्या हुआ कि यहां से हम थर्मोस्टेट का पॉइंट है और यही दोनों तारों को हम लगाएंगे अपना सप्लाई में कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए। दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए बाकी सभी कनेक्टर को हम निकाल के अलग कर देते हैं। यहां पर ये हमारी मेन लीड रही, इसको भी अलग कर देते हैं। इस लीड में देखिए एक लीड 2 लीड जैसा दिख रहा है ना, एक लीड दूसरी लीड से ये ग्रीन कलर वाले वायर से कनेक्ट है। ये ग्रीन कलर का जो वायर होता है, जानते हैं कि ये बॉडी अर्थ का होता है। इस वायर को अगर हम यहां से कट कर देते हैं तो ये जो लीड है ये 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिए एक भाग यहां से अलग हो गया, ये दूसरा भाग अलग हो गया। ये जो अलग हो गया, इसमें जो कनेक्टर है टोटल एक तरफ 3 है। ये हमारा यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर वाला, क्योंकि कंप्रेसर ही तो हम हटा रहे हैं ना, तो अब हमें यूवीडब्ल्यू की जरूरत नहीं है और ये वाला पॉइंट भी हम हटा देते हैं। अब बचा ये हमारी लीड इतनी। इस लीड में जो हमारा वायर ये बड़ा वाला है, लंबा वाला है, यही हमारा होता है थर्मोस्टेट का। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला वायर है इसको हम क्या करेंगे, टेप लगा करके इस तरह का वायर टेप लेंगे, वायर टेप लेंगे और इन तारों को चाहे तो आप यहां जड़ से काट दीजिए, या चाहे तो अगर बाद में मान लीजिए कभी दोबारा फिर से इन्वर्टर मॉडल आपको बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। देखिए इस लीड का ये जो छोटा वाला पॉइंट है एक साइड में लेंगे और टेप लगा करके इस तरह से इसको अच्छे तरीके से इसी में टेपेट कर देंगे। इसको निकालने की जरूरत क्या है, इसी में पड़ा रहेगा, आखिर इसको हमें काटने की जरूरत क्या है। कहीं पे और लगा करके बाद में इसका हम फायदा ले लेंगे और बाद में अगर इसको मान लीजिए फिर से इन्वर्टर मॉडल बनाने का विचार किया तो फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम टेप लगा करके इसको साइड में छोड़ देते हैं। यहां पर हमने टेप लगा के छोड़ दिया। अभी हम आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देंगे कि इसके अंदर 220 वोल्ट आना चाहिए। अगर 220 या 230 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। अब देखिए हमने इतना कर दिया, यहां का जगह भी देखिए बिल्कुल खाली कर दिया। ये जो लीड का कनेक्शन है यहां से हम इसको लगा देते हैं, खोस देते हैं प्लग में। ये प्लग में हमने लगा के इसको टाइट कर दिया। अब हमें यहां पर वोल्टेज चेक करना है कि क्या 220 वोल्ट लाइट आ रही है। अब देखिए ये रहा इसका मेन लीड, ये इसका मेन प्लग है, मेन प्लग है ना। अच्छा एक बार कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख करके आपको चेक करवाते हैं। तो देखिए ये जो मेन लीड का 3 पिन टॉप है, इसके एक पॉइंट में यहां पर दिखाइए न्यूट्रल लिखा हुआ है। देखिए यहां पर N लिखा हुआ है, शायद हल्का सा दिख रहा होगा लाइट। इसके एक पॉइंट में यहां पर देखेंगे लिखा है N और इधर लिखा है L। तो जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है अगर हम उस पर रख करके इसका जो दोनों वायर है, ये जो दोनों वायर है जिसको हमने निकाला है, जो थर्मोस्टेट का बोला है, इसके दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो देखिए
किसी एक में वीप की आवाज आनी चाहिए, मतलब वो न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट यहां पर सप्लाई आनी चाहिए, और अगर दूसरे पर रखें तो थर्मोस्टेट अगर ऑन रहेगा तो आवाज आनी चाहिए, थर्मोस्टेट बंद रहेगा तो यहां पे आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये थर्मोस्टेट का आउटपुट का एक पॉइंट होता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से लीड को चेक कर सकते हैं। बाकी यहां पर हम वोल्टेज भी चेक करेंगे कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अभी हम देखिए, सबसे पहले ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हमने इसको सप्लाई दे दिया, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये हमारे पास डिजिटल क्लैंप मीटर है, इसको हम ऑन करेंगे। अब वोल्टेज पर ये रहा वोल्ट, देखिए ये वाला पॉइंट है ना वोल्ट, 600 वोल्ट, और आगे का जो सिंबल है ऐसे लहराते हुए, लहराते हुए का मतलब यहां पर हम एसी सप्लाई को चेक कर सकते हैं, मतलब जो हमारी बोर्ड वाली लाइट आती है, जो खंबे वाली लाइट आती है, उसको हम चेक कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर हमने 00 अभी शो कर रहा है। यहां पर अगर इसके दोनों पॉइंटों पर हम चेक करें तो यहां पर आना चाहिए 220 वोल्ट। तो देखते हैं क्या 220 वोल्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और कमी हो सकती है, जैसे थर्मोस्टेट वगैरह। तो देखिए यहां पर देखिए आ रहा है क्या 78 वोल्ट आ रहा है ना, मतलब हाफ आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि थर्मोस्टेट से सप्लाई आउट नहीं हो रही है। अब हम एक बार क्या करते हैं, थर्मोस्टेट को इसको चेक करते हैं कि क्या इसका थर्मोस्टेट सही है। वैसे देखिए हम नया थर्मोस्टेट भी लेकर के आए हैं, इस थर्मोस्टेट को इसमें चेंज करना है। तो चलिए आगे थर्मोस्टेट को आपको दिखाते हैं और निकाल करके इसको लगाते हैं। सबसे पहले थर्मोस्टेट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ऐसे फ्रिज दिखाई देगी सामने से, स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ये फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच यही होती है जिससे हम कूलिंग को कंट्रोल करते हैं, मतलब जिससे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसके नीचे बल्ब भी होता है। अच्छा, अगर हम अभी सप्लाई लगाएं तो ये हमारा बल्ब तो ऑन ऑफ होना चाहिए ना। एक बार सप्लाई देते हैं पीछे से, यहां पर हमने बोर्ड की सप्लाई दिया, स्विच को ऑन किया, देखते हैं फ्रिज के अंदर देखिए हमारे बल्ब जल गया। इसका जो डोर स्विच होता है ये देखिए यहां पर दिया हुआ है ऊपर। सभी फ्रिजों में डोर स्विच अलग अलग होता है, किसी में यहां होता है, किसी में यहां होता है, लेकिन इसका ऊपर दिया क्या फर्क पड़ता है। देखिए ऑन ऑफ काम कर रहा है, डोर स्विच हमारी ऑन ऑफ हो रही है, मतलब अंदर सप्लाई आ रही है। अच्छा, ये जो बल्ब होता है ना, ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे काम करता है। फ्रिज भले इन्वर्टर मॉडल है, लेकिन इसका जो बल्ब है वो एसी सप्लाई से चलने वाला है। वैसे अब जो डबल डोर आ रहा है, जो अब की टेक्नोलॉजी में और भी थोड़ा सा संशोधन हुआ है, उसमें ये हमारा एलईडी बल्ब भी यूज होने लगा है, जो डीसी वाले भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर बल्ब एसी सप्लाई वाला है, 220 वोल्ट वाला। अच्छा, तो थर्मोस्टेट बदलने के लिए हमने यहां पे सप्लाई को ऑफ कर दिया, और ये देखिए इसका जो फ्रंट का ये बॉडी है ना, इसको हमें खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहां पर दिखाइए एक स्क्रू लगा होता है ये साइड में, ये देखिए इधर एक साइड में स्क्रू लगा होता है, सेम उसी तरह से ये दूसरी साइड में भी स्क्रू लगा होता है, यहां पर दूसरी साइड में भी, लेकिन यहां पर एक ही स्क्रू है। इसको हम क्या करते हैं, स्क्रू को यहां से खोल लेते हैं, दोनों स्क्रूपों को साइड साइड से। देखिए ऊपर का स्क्रू हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ऊपर का स्क्रू होता है इवापोरेटर को निकालने के लिए खोला जाता है। बाकी यहां पर हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए इवापोरेटर के स्क्रू को हमने खोल लिया। अब इसकी बॉडी को हमें बाहर निकालना, तो ये जो सामने का फ्रंट है ना, ऐसे करके खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकालने के लिए एक चीज और ध्यान देना कि पहले ये जो ट्रे है ना, इसको बाहर निकालना नहीं। ये ट्रे क्या होता है, इसका नाम होता है चीलर ट्रे। ये क्या होता है, जो इवापोरेटर से टपका हुआ पानी है इसी में रहता है, वो डायरेक्ट नीचे की सामानों पे भिगो करके खराब ना कर दे, इसलिए इस ट्रे को लगाया जाता है। इस ट्रे के पीछे देखेंगे, यहां पर देखिए एक पाइप जैसा दिख रहा है ना, जब पानी इसमें भरता है तो इस पाइप से बाहर निकलता है, और इस पाइप से बाहर निकल करके अंदर की साइड में यहां पर देखेंगे इसके अंदर पानी चला जाता है, यहां इसके अंदर चला जाता है, यहां पर इसके अंदर यहां पर पानी चला जाता है, जिसके जरिए कंप्रेसर मोटर के ऊपर जो ट्रे आसान हो जाता है, मतलब आसानी से गर्म नहीं होता है, उसको ठंडा करने में भी सहायता करता है, और ये पानी भी यहां पे नुकसान नहीं करता है। अब देखिए इसके फ्रंट की बॉडी को हमने इस तरह से निकाला, और निकालने के बाद इसकी जो क्लिप है, इसकी वायरिंग की क्लिप है, यहां से हम इसको निकाल लेते हैं। ये दो क्लिप है, दोनों हम एक साथ ही निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर दो क्लिप का मतलब क्या हुआ, एक क्लिप हमारा देख सकते हैं किसका है, थर्मोस्टेट का है, और एक क्लिप किसका हमारा है, बल्ब का है। तो थर्मोस्टेट का क्लिप निकालने के लिए ये ऊपर से जो रोटरी स्विच है ना, इसका ढक्कन हम बाहर निकालेंगे, रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और थर्मोस्टेट को निकाल लेते हैं इसमें से बाहर। देखिए थर्मोस्टेट को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये थर्मोस्टेट का जो दोनों लीड है ना, जो मेन तार, इनको हम बाहर निकालेंगे थिम्बल से, और जो नया वाला थर्मोस्टेट हमारे पास है उसमें हमें इसको लगा देना है। जो नया वाला थर्मोस्टेट है उसको हमें लगाना है। तो लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो ये सुराख है ना उसी में लगाना है। देखिए कैसे, जो ये सुराख है उसी में लगाना है। लगाते समय देखिए कैसे करेंगे, पहले तो ये जो क्लिप जैसा इसको अंदर डालेंगे, ये प्लास्टिक जो है इसी के लॉक पे है,
कहीं कोई स्क्रू नहीं है इसमें, ये सिर्फ उसके लॉक पे है, इस तरह से लगाना है और ये पकड़ लेगा खुद ही। थर्मोस्टेट को इसमें सही तरीके से सेट करने के बाद जो इसका दोनों थिम्बल वाला वायर था इसको हमें क्या करना है, दोनों को लगा देना है। ये कोई भी किसी में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इन कोई भी आउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसको हमें अच्छी तरीके से लगा देना है। थर्मोस्टेट को लगाने के बाद इसको हमें इसमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका जो ये ढक्कन है ना, जो रोटरी स्विच है, इसको भी हमें इस पे लगा देना है। ये वाला इसका ढक्कन वाला जो रोटरी स्विच है जिसको घुमा करके हम कंट्रोल करेंगे, तो इसको भी लगा करके सेट कर देना है और इसको अब हम इसके जरिए ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। ये नया थर्मोस्टेट हमने लगा दिया और इसका एक डिफ्रास्ट बटन होता है, ये डिफ्रास्ट बटन रीस्टार्ट करने के काम में आता है। इसको भी हम इसमें लगा करके सेट कर देते हैं। तो देखते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस थर्मोस्टेट का जो पॉइंट था, ये जो दोनों वायर था उसको खोसना है और ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ थी, देखिए पहले वाले थर्मोस्टेट की हमारी पूंछ टूट चुकी है, ये हम जानते थे पहले से, इसीलिए इसको चेंज करना था। और ये जो हमारी थर्मोस्टेट की जो पूंछ है इसको हमें यहां पर लगाना है। देखिए यहां पर एक प्लास्टिक दिख रहा है ना, इवापोरेटर में यहीं पर इसे टच करवाना होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो क्लिप को यहां पर खोस लेते हैं। देखिए कोई भी किसी में यहां पर नहीं खोस सकते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि कोई भी किसी में लगेगा ही नहीं है, जब भी लगेगा सही लगता है। तो यहां पर देखिए बल्ब वाले को हम पीछे की साइड में लगाते हैं और आगे लगाते हैं थर्मोस्टेट वाले को, बाकी कोई किसी में उल्टा लगेगा नहीं, ये जब भी लगेगा सीधा लगेगा। तो इसको हम सही तरीके से सेट कर देते हैं। यहां पर लगा दिया। अब ये थर्मोस्टेट की पूंछ को हम नीचे टच करवा देते। तो देखिए इसके इवापोरेटर के फ्रंट की बॉडी को हमने सही तरीके से सेट कर दिया। अब देखिए इसका थर्मोस्टेट देखिए कितना बढ़िया तरीके से लग चुका है। यहां पर ये बिंदी जैसा दिख रहा है ना, देखिए जीरो वाले पॉइंट पे ये बिंदी जैसा दिख रहा है। यहां पर लिखा है ऑफ, यहां पर लिखा है कम ठंडक, यहां पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक है अधिक ठंडक। इस तरह से करके हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैसे हम इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। ये थर्मोस्टेट की पूंछ है, तो पूंछ की बात करें तो इसको हमें यहां पर लगाना है, तो पूंछ को हम इसमें लगा देते हैं। तो देखिए इसकी पूंछ को लगाने के लिए ये जो प्लास्टिक की बॉडी है ना छोटी सी, अगर ये इसमें पूंछ तो डायरेक्ट ऐसे जा नहीं पा रही है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसकी बॉडी को निकालना होगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर साइड में यहां पर देखेंगे ये लॉक पे होती है, मतलब इसको अगर हम ऐसे दबाएं ना ये लॉक से निकल जाती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और उसके बाद इसमें हम लगाते हैं। देखिए ऊपर से निकाल करके ऐसे करके हम इसको दबाते हैं, नीचे साइड में आ जाती है और फिर नीचे से इस तरह से करके खींच लेंगे। तो देखिए ये निकल गई। अब हमें इसमें थर्मोस्टेट की पूंछ को ऐसे लगा करके अच्छी तरीके से, देखिए थर्मोस्टेट नया लगा के ही क्या करेंगे, अगर पूंछ सही तरीके से टच नहीं होगी तो ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, ये पूंछ को जरूर सही तरीके से सेट करना है। देखिए यहां पर हमने लगा करके इसको सेट कर दिया, यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ये इवापोरेटर से थर्मोस्टेट की पूंछ टच हो गई है, अब ये अच्छे तरीके से काम करेगा। जो इसका स्क्रू हमने खोला था वो स्क्रू भी लगा देते हैं। यहां पर देखिए वो स्क्रू भी हमने यहां पर लगा दिया, स्क्रू लगा के हमने टाइट कर दिया। ये देखिए ये जो छोटा सा टेस्टर देख रहा है ना, इसको गुट्टू बोलते हैं। ये क्या करता है, कम जगह के स्क्रू को खोलने के काम में आता है। जैसे अगर ये ऊपर खोलना होता, ये बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर काम में नहीं आता। वैसे साइड वाले में तो आ जाएगा लेकिन ऊपर वाले के लिए नहीं आता है। तो देखिए हमने थर्मोस्टेट को चेंज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो ट्रे है इस ट्रे को भी यहां पे लगा देते हैं, जहां से हमने इसको निकाला था ट्रे को यहां पे लगा देते हैं। और अब हम फिर से सप्लाई देंगे और आगे 220 वोल्ट सप्लाई चेक करते हैं। देखिए आगे साइड में यहां पर आइए और इसकी सप्लाई को हम फिर से चेक करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये हमारा बोर्ड है, हमने यहां पर लगाया, आगे हमने थर्मोस्टेट को ऑन कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो बंद होता तो अभी भी 220 वोल्ट नहीं आता, ऑन कर रखा है इसलिए आएगा। देखिए स्विच को हमने ऑन कर दिया। अब हमारा ये जो मल्टीमीटर है, डिजिटल क्लैंप मीटर, इसको हमने 600 वोल्ट एसी सप्लाई पर चालू किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। अब इसका जो दोनों पॉइंट है, देखिए मल्टीमीटर का जो दोनों तार है, इन दोनों तारों को यहां पर जिसमें हम सप्लाई देने वाले हैं उन दोनों पर रखेंगे। तो यहां पर आना चाहिए कितना हमारा, 220 या 230 वोल्ट। देखिए 233 वोल्ट आ रहा है ना, मतलब सप्लाई सही आ रही है। और अब हम यहां से कंप्रेसर मोटर को चला सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से प्लग को निकालते हैं और जो इसका ये दोनों पिन था इसको हम काट देते हैं, यही हमें काटना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करें, इसको काट देते हैं, काट के अलग कर देते हैं। वैसे चाहे तो थोड़ा सा छील के भी काम चला सकते थे, लेकिन चलिए इसको हम अलग कर देते हैं। और जो इसका ऊपर का ये रबड़ है इसको थोड़ा सा छील लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और इसी दोनों पॉइंटों में 2 थिम्बल वाले तार जोड़ करके इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने तार को निकाला, ये दोनों तार हमारे हैं,
ये दोनों तार हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दूर से कर लेते हैं। तो इसके दोनों तारों को हमने देखिए यहां पर अलग कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको यहां पर थोड़ा सा इसको छील लेते हैं, इसके इंसुलेटर को हटा लेते हैं। एक तार को हटा लिया हमने, दूसरे को भी हटा लेते हैं। तो देखिए दोनों तारों के ऊपर के इंसुलेटर को हमने हटा लिया, इतनी दूर छील लिया है। यहां पर हम इस प्रकार का थिम्बल लेंगे और इसको लगा के जोड़ देंगे, क्योंकि इसे हमें जोड़ना है रिले और OLP के साथ। तो यहां पर हमने देखिए थिम्बल लिया और इसको लगा करके हमें अच्छे तरीके से मोड़ करके इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देना है। तो यहां पर हम थिम्बल को जोड़ लेते हैं दोनों में। तो देखिए इसके दोनों तारों को हमने यहां पर थिम्बल लगा करके अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। अब बस इसको हम कंप्रेसर में खोस देंगे और कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेसर पे इसको रखते हैं, यहां पर कंप्रेसर को जहां पे इसको लगाना है, जो इसका लॉक है उसको भी अच्छी तरीके से इसमें लगा दीजिए, ताकि ये इसमें से निकले ना और बढ़िया तरीके से कंप्रेसर जो है वाइब्रेट ना करे और अच्छे तरीके से इसमें सेट रहे। देखिए इस तरह से इसको अच्छे तरीके से जो इसका लॉक है उसमें लगा करके इसको बढ़िया से दबा दीजिए। तो देखिए कंप्रेसर के चारों ग्रोमेट रबड़ लगा करके और ऊपर से जो लॉक है उसको हमने लगा दिया है। अब जो ये दोनों पॉइंट है रिले और OLP में, ये समझ लीजिए रिले और OLP। अब देखिए इस तरह का रिले और OLP से केवल ये काम करेगी फ्रिज। इस फ्रिज को अब PCB की जरूरत नहीं है। देखिए एक तार को यहां पर हमने जो थिम्बल लगाया है, एक तार को इसमें हम लगा देंगे अपने OLP में और एक को लगाएंगे रिले में। ये थोड़ा सा टाइट है तो इसको हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं इस तरह से। अगर ये थिम्बल टाइट हो जाए या प्लायर से दब जाए तो हमें थोड़ा सा ऐसे इसको ऊपर उठा लेना होगा, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें चला जाए जहां हम लगाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से ये अच्छा से लग गया। अब ये दूसरा वाला भी देख लेते हैं, अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो इसको भी थोड़ा सा ढीला कर देंगे। तो देखिए ये भी लग गया, रिले OLP हमारी लग गई। यहां पर हमें जो तीनों पिन है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का उसमें लगाना है। तो देखिए ये वाला पॉइंट है, सबसे पहले कॉमन में लगा लेंगे OLP और जो हमारा रिले है ये लगा देंगे यहां पर दाहिने। तो देखिए यहां पर हमने OLP लगा दिया और रिले लगा दिया। OLP में ऊपर की साइड में सप्लाई है, इन हुआ है, और यहां पर रिले में हमेशा दाहिने साइड में सप्लाई इन होता है। तो हमने यहां पर सप्लाई दे दिया। अब हम इस कंप्रेसर मोटर को एक बार चालू करके देख लेते हैं कि क्या ये मोटर चल रहा है। चालू करके देख लेते हैं, उसके बाद पाइप को हम वेल्डिंग करेंगे। देखिए यहां पर बिल्कुल कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया अच्छे तरीके से। ये देखिए इसका डिस्चार्ज लाइन यहां से हवा को फेंक रहा है, ये है ना। तो इस तरह से कंप्रेसर मोटर तो हमारा चालू हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और NRV वाल्व को, इन सबको हमें वेल्डिंग करके जोड़ना है। जो चार्जिंग लाइन बनाना है उसमें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करें, डिस्चार्ज लाइन को जोड़ना है। तो डिस्चार्ज लाइन के लिए देखिए पहले सप्लाई बंद कर देते हैं। डिस्चार्ज लाइन के लिए ये जो कंडेंसर से काटी हुई पाइप थे इसको हमें जोड़ना है। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ऐसा जो गोल सा देख रहे हैं ना, ये हमने नहीं बनाया है। जब कंपनी से फ्रिज आती है अभी तक कोई पाइप कटी ना हो तो वहां का जोड़ इस प्रकार का होता है, हमें इसको जोड़ना है यहां पे। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे, ये पाइप यहां पर मिल जानी चाहिए, इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। हम थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं ताकि ये आसानी से पा जाए। बाकी देख सकते हैं यहां पर ऐसे थोड़ा सा जगह चाहिए, तो यहां पर हम इसको इसमें डाल करके वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर हम इसको वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। और जो सक्शन लाइन की पाइप है वो सक्शन लाइन वाली को भी हम यहां पर करके वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। वेल्डिंग करते समय ये तार यहां से हटा लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा इसमें। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस पाइप को इसमें लगा करके यहां पे लगा के इसको भी वेल्डिंग करके यहीं पे जोड़ देते हैं। ये सक्शन लाइन बन जाएगी हमारी। दोनों पाइपों को हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें ब्यूटेन गैस की जरूरत पड़ती है। ये गैस ले लिया हमने और ये वेल्डिंग गन ले लिया। गन के आगे ये जो नोब है ये अलग से आता है, इसको हमें इस पे लगाना है। लगाने के लिए ये थोड़ा सा कट बना होता है वेल्डिंग गन में, पीछे भी साइड में यहां पर होता है प्लास्टिक का। लगा के थोड़ा सा घुमा देना, बस ये हमारा लग गया वेल्डिंग गन तैयार। हमें क्या करना है, माचिस जलाना है और ये माचिस जला करके वेल्डिंग करना शुरू हो जाएगा हमारा। वेल्डिंग करने के लिए देखिए ब्यूटेन गैस के द्वारा यहां से हम थोड़ा ये जो हैंडल है इसका इससे कंट्रोल करते हैं। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा खोलेंगे और यहाँ पर जलाएंगे तो देखेंगे ये हमारा वेल्डिंग गन बिल्कुल चालू हो गया। और वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास ये ब्रीजिंग रॉड है। ब्रीजिंग रॉड क्या होता है, ये वेल्डिंग करने के लिए रॉड होता है जिसके जरिए क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। जब ये आग के संपर्क में आता है तो जल्दी से पानी का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर देखिए हम इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। तो वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से गर्म करेंगे। पाइप जो है वो गर्म होगी देखिए इस तरह से, और जब गर्म होकर लाल हो जाए तब हम क्या करेंगे, ब्रीजिंग रॉड को लगाएंगे। ब्रीजिंग रॉड को लगाने के बाद जब ये गर्म होगा तो सेम उसी तरह से ऐसे देखिए बूंद बूंद करके ये बिल्कुल लगाएंगे, पानी के जैसा पिघलने लगेगा। और जब ये पिघलने लगे तो वेल्डिंग गन को थोड़ा थोड़ा कम भी करिए, और अगर देर करेंगे तो देखिए इस तरह से चिपक जाएगा। अगर ऐसा चिपक गया तो वैसे तो आप छुड़ा सकते हैं, नहीं तो दोबारा फिर से आपको गर्म करना पड़ेगा, यानी माचिस फिर से जलाना होगा तभी जा करके वो छोड़ेगा। तो देख लीजिएगा ये वैसे चिपकता नहीं है बार बार, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा। और ये जुड़ गया है बढ़िया तरीके से।
बाकी यहाँ से देखिए सिर्फ हमें इसको निकालना है, तो थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और ये इसमें से छोड़ देगा। देखिए यहाँ से छोड़ दिया। वेल्डिंग बहुत अच्छा हुआ है। जितना कम ब्रिजिंग रॉड इस पर गिरा करके अगर वेल्डिंग कर दें उतना अच्छा फिनिशिंग माना जाएगा। जितना कम वेल्डिंग करके अगर चिपका लगा दें हम इसको, उतना फिनिशिंग माना जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से जुड़ा है। बिल्कुल भी इसमें पता चल रहा है कि हाँ लीकेज नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल जो हमने वेल्डिंग किया है वो लीकेज नहीं है। हमने एक साइड का तो जोड़ दिया, ये दूसरी साइड का भी जोड़ देते हैं वेल्डिंग करके। यहाँ पर भी रख करके हम यही माचिस जलाते हैं। ये सक्शन लाइन का भी जोड़ देते हैं वेल्डिंग करके। देखिए वेल्डिंग करना कितना आसान होता है। बस ये अगर कापर की पाइप है तो और भी आसान होता है। अगर एक पाइप लोहे की है तो वहाँ पे हमें वही फ्लक्स पाउडर का थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी पाइप वेल्डिंग करना हो तो देखिए सक्शन लाइन की पाइप को भी वेल्डिंग कर देते हैं। उसी तरह से गर्म करेंगे और यहाँ पर ब्रिजिंग रॉड लगाएंगे। देखिए इस तरह से ब्रिजिंग रॉड बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पिघल रहा है और चिपक जाएगा। थोड़ा सा गर्म करके लास्ट टाइम में छोड़ देंगे ताकि ये देखिए हमने ऊपर की साइड में सिर्फ लगाया ना, नीचे ये अपने आप पिघल करके जाता है और अपने आप नीचे जा करके ज्वाइंट हो जाता है। मतलब नीचे का टेंशन नहीं रहता। बस ब्रिजिंग रॉड जो पिघला रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पिघला दे तो नीचे ये बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। देखिए हमने यहाँ पर सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को जोड़ दिया है। अब इसके अंदर एक चीज हमें और जोड़ना है, ये है NRV वाल्व। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। इसके जरिए हम गैस चार्ज करेंगे, पिंच करने का लफड़ा नहीं रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, NRV वाल्व लगाने के लिए सबसे पहले ये खोल लीजिए और जो इसका वाल्व है, जो इसकी पिन है ना, वाल्व पिन NRV पिन, इस पिन को हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। अगर बाहर नहीं निकालते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ रबड़ का वार्सल होता है। ये वार्सल अगर पिघल जाता है तो गैस फिर लीक करती है। तो हमने इस पिन को निकाल लिया, इस ढक्कन को निकाल लिया और जो इसकी चार्जिंग लाइन है यहां पर हमें इसको जोड़ना है। तो हमें इसको वेल्डिंग करना। देखिए वैसे तो यहां पर देखिए एक पाइप दूसरी पाइप के बराबर थी, तो हमने यहां पर स्वांगिंग टूल से इसको थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। यानी कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए इस तरह का स्वांगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसको अंदर डाल के ऐसे हैमर से ठोकते हैं, बस ये बढ़ जाता है। और बस इस पाइप को अब इसमें डालना है और डाल करके वेल्डिंग करके हमें जोड़ देना है। तो देखिए यहां पर हमने इसको लगा लिया, अच्छे तरीके से लगा लेते हैं और फिर से इसको हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से पाइप को गर्म करेंगे और ये NRV वाल्व को पकड़ना पड़ सकता है क्योंकि ये जो वाल्व है ना वो नीचे लटकता है। यहाँ से फिर से हम गर्म करेंगे उसी तरह से और गर्म करने के बाद फिर से ब्रिजिंग रॉड के द्वारा इसको भी हम वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से हमने वेल्डिंग करना है और वेल्डिंग करके इसको फिर से हमें जोड़ देना है। ये ऊपर की साइड में हमने सिर्फ लगाया, नीचे ऑटोमेटिक तरीके से ये पिघल करके जाता है और थोड़ी देर जब नीचे पहुंच जाए तो इसको आपको बंद कर देना है। इसको अगर देर तक गर्म करेंगे तो जितना भी ब्रिजिंग रॉड गिराया है आपने वो टोटल पिघल के नीचे गिर जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से हमने वेल्डिंग कर दिया। सभी जोड़ों को देख लीजिए कि क्या ये अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। अगर सभी जोड़ इसमें अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं तो हम इसमें सीधे वैक्यूम करके गैस चार्ज कर सकते हैं। इसमें प्रेशर चढ़ा करके लीकेज चेक करने का लफड़ा हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए कि जो वेल्डिंग हमने किया है कहीं वो लीकेज तो नहीं है। तो लीकेज नहीं है। वैसे फिनिशिंग अगर अच्छी आ जाती है, देखने से पता चल जाता है कि लीकेज है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस की बात है। बाकी चलिए अब हमने यहां पर सब कुछ काम कर दिया है। अब इस फ्रिज में हम चाहें तो प्रेशर चढ़ाएं और जो जो चीजें वेल्डिंग किया है उसका लीकेज चेक करें, लेकिन यहां पर लीकेज होने का चांस नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से वेल्डिंग किया। जो भी वेल्डिंग है अच्छी है। वैसे हम वैक्यूम करेंगे तो सीधा वैक्यूम में भी लीकेज चेक कर सकते हैं बेसिक। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास है वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप। वैक्यूम का मतलब समझते हैं क्या होता है, इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना है। अंदर की नमी का मतलब जैसे ये सब पाइपें हैं ना, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे हवा होती है ना, उस हवा को हमें बाहर निकालना होता है। उसी को हम बोलते हैं वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास इस गेज की जरूरत पड़ेगी और 2 रबड़ की चार्जिंग पाइप की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये रबड़ की चार्जिंग पाइप को हमें लगाना है। लगाने से पहले ये जो पिन अभी हमने बाहर निकाला था ना NRV का, इस पिन को हम पहले इसमें लगा देते हैं। देखिए देख लेंगे कि ये गर्म तो नहीं है, अभी गर्म लग रहा है हल्का, तो हम क्या करें, थोड़ा सा इसको ठंडा कर देते हैं। जो NRV पिन है उसको हमें इसमें लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पिन को डाला अंदर और यहां पर लगा करके टाइट जब शुरू में करेंगे ना, जो ये पिन है ये ज्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि हमारी जो पाइप है चार्जिंग पाइप वो इसको दबा सके, इस तरह से इसको छोड़ना है। देखिए जो हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है ना, एक साइड में देखेंगे थोड़ा सा पिन में कुछ होता है, एक साइड में कुछ नहीं होता। जिधर ये पिन होता है उसी को इस तरफ लगाना होगा क्योंकि वही पिन जाकर के उसको दबाएगी तभी इसमें से गैस क्रॉस कर पाएगी। गैस बाहर निकले या अंदर जाए तभी ये सारे काम हो पाएंगे। तो हमने इसको टाइट कर दिया। अब इसका जो दूसरा सिरा है
इसका जो दूसरा सिरा है हम इसको गेज में सीधे टाइट करते हैं। किस गेज में? इस ब्लू वाले में। ब्लू वाला गेज कौन सा है? ये कंपाउंड गेज कहते हैं इसको। कंपाउंड गेज क्यों? इसमें देखिए सुई 0 पे है ना, तो 0 से नीचे आने के लिए भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन सिर्फ कंपाउंड गेज में ही होता है, प्रेशर गेज में नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने इस तरह से टाइट कर दिया और जो दूसरी रबड़ की चार्जिंग पाइप है उसको यहां पर बीच वाले पॉइंट में इन किया। देखिए जिस गेज का यूज करना होता है ना, उसी गेज के निचले सिरे से हम पाइप को टाइट करते हैं और उसी गेज का निचला सिरा फ्रिज में जोड़ते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं और यहां पर जोड़ देते हैं इसको अपने वैक्यूम पंप मोटर में। ये हमारे पास एक वैक्यूम पंप मोटर है जिसके द्वारा अंदर की नमी को हम बाहर निकालेंगे। हम पहले इसको खोल कर दिखाते हैं, एक बार चालू करके इसको दिखाते हैं। देखिए ये क्या काम करता है। ये यहां पर इसका मेन लीड है और इसको हम यहां पर सप्लाई देते हैं। स्विच को ऑन किया, यहां पर इसके अंदर भी एक स्विच होती है, इसको भी चालू करना होगा। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया, ये जो पाइप है ना, यहां से क्या करता है, ये हवा को खींचता है। ये वैक्यूम पंप मोटर होता है, यानी अंदर की हवा को ये खींचेगा। यहां से हमने इसको लगाना है, तो यही चार्जिंग पाइप हम यहां पे लगाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, फ्रिज के अंदर की नमी को, अंदर की हवा को बढ़िया तरीके से बाहर खींच करके फेंक देगा, जिससे चोक होने का भी चांस कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। अब यहां पर लगाने के बाद इस वैक्यूम पंप मोटर को ऑन करना है। ऑन करने से पहले ध्यान देना, ये फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा और जो हमारा ये रेड वाला गेज है इसका हैंडल भी बिल्कुल हमारा बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, और जो ब्लू वाला है इसका हैंडल खुला रहेगा, क्योंकि हमें ब्लू वाले का ही यूज करना है। यहां पर देख सकते हैं, तो ये रेड वाला हमारा पूरी तरह से बंद हो गया और ब्लू वाला हमारा पूरी तरह से खुला हुआ है। ब्लू वाले को हमने पूरा खोल दिया। इसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे, इस सुई को देखिए, ये जो सुई है ना, ये नीचे की तरफ जाएगी। जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे, देखिए कितना तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। ये नीचे की तरफ गई ना, अब भाई इसको हम थोड़ी देर के लिए वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम करने का जो टाइम हो ना, फ्रिज में कम से कम 10 मिनट तक वैक्यूम करना चाहिए। देखिए हवा तो खत्म हो जाती है 1 ही मिनट के अंदर, फिर भी 10 मिनट वैक्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि जो पाइपों के अंदर अगर नमी या कचरा या तेल या कुछ अगर हो ना, तो ये वैक्यूम पंप उसको सुखा करके बाहर निकाल देता है। अगर ये वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम किया जाता तो इतना अच्छा वैक्यूम नहीं होता, चोक होने के चांस बच जाते। लेकिन वैक्यूम पंप से वैक्यूम करने का मजा ही कुछ और है, ये चोक होने के चांस को बिल्कुल खत्म कर देता, बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम करता है। जब हम कम से कम इसको 10 मिनट वैक्यूम कर लेते हैं। अब 10 मिनट वैक्यूम करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको वैक्यूम 10 मिनट से लगातार कर लिया और जो इसकी सुई है वो सुई देखिए माइनस में जा चुकी है। जहां तक जाना है -30 इसका लास्ट होता है, ये पूरा माइनस में जा चुकी है। अब हमें क्या करना है, वैक्यूम पंप मोटर को बंद करना है। तो वैक्यूम पंप मोटर को बंद करने से पहले इस गेज के हैंडल को बंद करना होगा और हैंडल को बंद करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे और इसकी सप्लाई को निकाल लेंगे। वैक्यूम हमने कर लिया। देखिए यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वैक्यूम हमने किया है ना, सुई वहीं पे रुकी होनी चाहिए। अगर ये वापस 0 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब भी लीकेज होता है, कहीं ना कहीं लीकेज है। तो ये सुई वहीं रुकी हुई है, मतलब लीकेज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये वैक्यूम पंप से गेज को हटा लेते हैं, वैक्यूम पंप से अपनी इस चार्जिंग पाइप को भी हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं और इसमें अब हम गैस चार्ज करेंगे। कौन सी? R134A। ये फ्लोरोन कंपनी की है, वैसे गोदरेज की भी आती है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन गैस हमारी है R134A। इसको हम लगाएंगे, ये वाल्व वगैरह लगा हुआ है, यहां पे लगाकर क्या करेंगे, इसको हम हैंडल को, नट को टाइट कर देंगे। सीधा हमने गेज पे लगाया और गेज पे लगा के हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। देखिए यहां पर हमारा फ्लोरोन R134 लग चुका है। अब लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये पाइप है, हमने पूरे सिस्टम का वैक्यूम कर लिया ना, लेकिन ये जो रबड़ वाली पाइप लास्ट में हमने लगाया, थोड़ी सी गैस इसमें है, यानी वातावरण की हवा इसमें है, इसको भी हमें वैक्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी गैस जाके भी कहीं चोक कर देगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हैंडल को खोलेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करने से क्या होगा, गैस निकल के इस पाइप में आगे जाएगी। देखिए गैस निकल के आगे जाएगी। हम क्या करें, फिर से हैंडल को क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। यहां पर हैंडल को हमने यहां पर फिर से टाइट कर दिया और यहां से थोड़ी सी गैस को खोल करके ढीला करके हमें उड़ाना है। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको ढीला करते हैं, यहां से थोड़ा सा ढीला करेंगे। सबसे पहले तो हवा निकलेगी, उसके बाद हमारी गैस निकलेगी। देखिए हवा निकल रही है,
और देखिए अब हमारी जो व्हाइट कलर की फ्रियान गैस निकलने लगे तो समझिए कि निकल चुकी है, यानी अब इसके अंदर भी हमने वैक्यूम कर लिया, यानी इसके अंदर भी अब वातावरण की हवा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस फ्रिज के कंप्रेसर को चालू करने से पहले इस हैंडल को खोलना है। अभी देखिए ये हैंडल हमने बंद कर रखा है, इस हैंडल को खोलना है। जैसे ही ढीला करेंगे जो पाइप की थोड़ी सी गैस है वो निकल के इसके अंदर जाएगी। देखिए थोड़ा सा हम इसको ढीला करते हैं, थोड़ी सी गैस निकल के देखिए इसके अंदर से जाएगी और ये सुई भी थोड़ा सा ऊपर उठेगी। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ढीला करते हैं और हमने इसको फिर से टाइट कर दिया। ज्यादा ढीला नहीं किया, थोड़ा सा ढीला किया और टाइट कर दिया, ताकि इस कंप्रेसर के अंदर ये जो सिस्टम के अंदर पाइपों में है थोड़ी सी हवा चली जाए, थोड़ी सी गैस चली जाए। हवा नहीं है वो गैस है। हम क्या करते हैं, सप्लाई को लगाते हैं और कंप्रेसर मोटर को चालू कर देते हैं। देखिए यहां पर हमारा कंप्रेसर चालू हो गया और अब हम क्या करेंगे, इस गैस को फिर से थोड़ा सा ढीला करेंगे और फिर टाइट कर देंगे। थोड़ा सा पहले ढीला करते हैं ताकि कंप्रेसर में गैस जाए और फिर हम इसको टाइट कर देते हैं। ये कंप्रेसर मोटर हमारा चालू है, इस समय चालू कंडीशन में है। यहां पर हम एम्पियर भी दिखा देते हैं कि क्या एम्पियर ले रहा है। यहां पर ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसको हम एम्पियर पे सेट करके एक तार के साथ लगा देते हैं। यहां पर देखिए 0.8 एम्पियर ले रहा है ना, 0.8 एम्पियर ले रहा है। देखिए 0.8182 हो रहा है। देखिए इस पे लोड बढ़ रहा है, मतलब गैस जब जाएगी तो लोड बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से थोड़ी सी गैस को यहां से खोल लेते हैं ताकि गैस निकल के पाइपों में जाए और उसके बाद इस हैंडल को हम ढीला करेंगे और जैसे ही ढीला करेंगे देखिए इसके अंदर लिक्विड दिखाई दे रहा है ना, पानी के जैसा दिखाई दे रहा है ना कि हाँ इसमें पानी भरा हुआ है। जैसे हम खोलेंगे सुई ऊपर बढ़ेगी और ये लिक्विड निकल के इधर आएगा। देखिएगा, देखिए इसको हमें एकाएक तेजी से नहीं खोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये जो सुई है देखिए अब लगभग 0 पे आ रही है। 0 देखिएगा इसमें, अब ये सुई हमारी 0 पे आ रही है। इसी तरह से फिर से हम थोड़ा सा ढीला करेंगे और फिर से टाइट कर देंगे। देखिए यहां से हमने फिर से ढीला किया और फिर टाइट कर दिया। ये 0 से बस थोड़ा सा पॉइंट हम इसको ऊपर उठाएंगे। जो हमारी R134 एक गैस होती है, इसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो होता है 12 से 15, यानी इसकी सुई 10, 12, 15 तक अगर पहुंच जाए तो समझिए जितनी गैस इसमें चार्ज करनी है उतनी गैस इसमें चार्ज हो चुकी है। तो देखिए ये अभी सुई हमारी पहले तो 0 पे आ जाए, पहले तो इसका वैक्यूम टूट जाए, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे 12 से 15 पे पहुंचाएंगे। तो थोड़ा सा फिर से हम इसके अंदर खोलते हैं और फिर इसको हम टाइट कर देंगे। इसी तरह से खोलें और फिर टाइट कर दिया हमने। देख सकते हैं यहां पर अब ये सुई 0 पे रुक रही है और देखिए 0 पे अब ये जाकर के सुई रुकी है, थोड़ा सा फिर धीरे धीरे नीचे जा रही है ना। हम क्या करेंगे, अभी फिर से इसको वाल्व को एक बार और खोलेंगे तो सही हो जाएगा ये 1 मिनट के लिए, और फिर से चलने देते हैं और फिर हम इसके हैंडल को खोलते हैं और फिर से इसको हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो चार्जिंग पाइप है, देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा आइस आना शुरू हो गई है ना, बर्फ जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए इस पे बर्फ जम रही है। तो ये क्या होता है, जब तक गैस अभी कम है तब तक वहां पे बर्फ जमती है और उसके बाद जब गैस पूरी हो जाती है इसका जो कंडेंसर है ये गर्म होने लगेगा और ये हीट हो रहा है। अभी हम आपको इसको नाप करके भी दिखाते हैं कि कितना हीट हो रहा है। फिर से हम इसके वाल्व को एक बार और खोलते हैं और फिर टाइट कर देते हैं। यहां पर देखिए, अब देखिए ये 0 था और सुई जो हमारी है वो 0 से ऊपर ही रुक रही है, 0 तक नहीं आई। देखिए 0 से ऊपर ही रुक रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन अब 0 से नीचे नहीं आएगी। देखिए थोड़ा सा ऊपर है और ये जो पहली बिंदी है ना पॉइंट, यही इसमें 10 है, यानी 10 से 12, हमें 12 से 15 करना है। देखिए सभी गेज में ये जो पॉइंटर होते हैं ना वो थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये जो गेज है ना, इसमें लिखा है R410A, ये हाई प्रेशर गेज है। तो यहां पर हम R134 इस गेज से चार्ज कर रहे हैं, इसलिए ये 0 के बाद जो पहला वाला पॉइंट है वही हमारा 10 होगा। तो ये 10 पे समझिए इस समय सुई पहुंच चुकी है, फिलहाल अभी चल रहा है। ये कंडेंसर इसका गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल थर्मोमीटर ले रखा है। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये क्या करता है, ये दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर है यहाँ पर। और इसको हम पहले क्या करते हैं, इसके तार को ये निकाल लेते हैं, बिल्कुल नया है, लेकिन इसका यूज करना भी आप समझ लेंगे। यहां पर ये इसका क्लिप है एक, और यहां पर हम इसको डाल लेते हैं। ये डालने से क्या होगा कि बस वहां पे लगा सकते हैं। इसका देखिए टेम्परेचर क्या बताता है, ये फ़ारेनहाइट में भी बताता है 90 डिग्री जैसे जिसमें बुखार होता है, और ये सेंटीग्रेड में भी बताता है 32, है ना। तो देखिए ये 32 टेम्परेचर इस समय दिखा रहा है, 32। अगर इसको हम कंडेंसर के पास टच करवाते हैं तो देखिए इसका टेम्परेचर क्या बताता है। देखिए 32.4 है ना, देखिए 32.5 हुआ ना, 32.6 हुआ ना, मतलब इसका कंडेंसर हीट हो रहा है। देखिए 32.8 हुआ ना। इसको अगर ऊपर टच करवाएं तो और ज्यादा गर्म, अभी तो हम इन तिल्लियों में टच करवा रहे हैं ना। इसका ओरिजिनल जो है देखिए 32.3 है ना, 32.5, 32.6 है ना, 8, 33.89 हो गया। देखिए 33,
34 पॉइंट हो गया है ना। ये हीट हो रहा है, मतलब ये जो इसका कंडेंसर है वो गर्म हो रहा है, अच्छा खासा गर्म हो रहा है इस समय। और जो इसकी गेज की सुई है, यहां पर सुई दिखाइए, वो देखिए 0 से अभी भी ऊपर ही है, 0 पे अब इसको नहीं आना है। ये 10 से 12 के बीच में रुकनी चाहिए। अगर ये 12 से 15 के बीच में नहीं रुकती है तो क्या करेंगे, इसके हैंडल को हम एक बार और थोड़ा सा खोल देते हैं, यानी थोड़ी सी गैस इसमें अभी कमी है तो थोड़ा सा गैस इसमें हम और बढ़ा देते हैं। देखिए किसी फ्रिज में ऐसा नहीं कि नहीं गैस ज्यादा चार्ज कर दे तो वो बढ़िया ठंडा करेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा नहीं करना है लेकिन कम भी नहीं करना है। तो देखिए यहां पर ये इस तरह से हो गई, सुई हमारी 10 पे रुक रही है। अब देखिए ये टेम्परेचर इस समय 35 पे दिखा रहा है ना, 35 पे इस समय यहां का रूम का टेम्परेचर है, ये 35 पे। और अगर एवापोरेटर में आगे से दिखाते हैं, उधर से आइए, एवापोरेटर का टेम्परेचर दिखाते हैं कि क्या वो ठंडा हुआ। तो देखिए इसको देखते रहिएगा, ये 35 टेम्परेचर है और अच्छा खासा बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। देखिए ये 35 है ना, ये इसका वायर पॉइंट है। इसको हम क्या करते हैं, कहीं भी इस थर्मोस्टेट में लगा देते हैं। ये चिपकाने के लिए बना हुआ है। इसमें हम क्या करें, अगर इसको लगा दें, अगर ये चिपक जाए और इसको हम गेट को बंद कर देते हैं। अब देखिए 35 पॉइंट था, देखिए 34 हो गया, 34.9 हुआ ना। इसके गेट को हमने केवल बंद किया हुआ है, देखिए 34.8 हुआ ना। देखिए 7 6 5 4 हो रहा है ना, मतलब ये कूलिंग कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त कूलिंग कर रहा है। और इसकी आवाज जो है ना सनसनाहट की, अगर ऐसी आवाज आने लगे, समझिए माइक लगा के यहां दिखाते हैं, हो सकता है सुनाई दे। अगर इस तरह से गैस घूमने की आवाज आने लगे तो समझिए कि फ्रिज जो हमारी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर देखिए 33 हो गया, देखिए 32.8 हो गया है ना। तो इस तरह से जो इसका टेम्परेचर है वो तो इस तरह से देखिए हमारी जो फ्रिज है वो अच्छे तरीके से कूलिंग कर रही है। 32.0 हो गया, देखिए 31 है। अगर इसको हम थोड़ी देर छोड़ देना, इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। वैसे चलिए हम थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, बाकी आगे दिखाते हैं पीछे, उसके पीछे की साइड में इधर लाइए। और इसमें अभी क्या काम बाकी, फ्रिज को हम चलने देते हैं। गेज की सुई 0 से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे आ रही है तो समझिए कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे चोक वगैरह हो रहा है। बाकी इसमें अभी वहीं पे रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कंडेंसर बहुत अच्छा खासा हीट हो रहा है। अब इसको कम से कम 1 घंटा ना बढ़िया से चलाना चाहिए। मतलब बढ़िया का मतलब यही हुआ कि बस ऐसे ही चलने देना चाहिए। और देखिए इसका जो क्लिप है, जो ये लीड था, लीड को हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लगा देंगे। ऊपर का जो बॉक्स था ना कंप्रेसर मोटर के ऊपर, वो वाला बॉक्स अब यहां पर नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये कंप्रेसर की साइज बड़ी हो गई है। इससे पहले जो कंप्रेसर था वो छोटा था, तो ये बॉक्स ऐसे ही खुला रहेगा पीछे की साइड। और यहां पर ये तार लगा करके यहां से स्क्रू के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे इस तरह से। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसके मेन लीड को यहां पर लगा के टाइट कर देंगे ताकि ये जो इधर उधर बिखर के घूम रहा है ना वो ना घूमे। और हम स्क्रू का पॉइंटर दूसरा बना ले। तो देखिए स्क्रू का पॉइंट हमने दूसरा बना लिया और स्क्रू को लगा के टाइट भी कर दिया। तो देखिए ये जो हमारी फ्रिज है इस समय चल रही है, चलते समय देखिए 8.6 8.5 इस तरह का एम्पियर ले रही है। और आगे का टेम्परेचर एक बार हम फिर से दिखाते हैं, और उससे पहले एक बार दिखाते हैं ये जो हमने गैस चार्ज कर लिया ना, इस तरह से जब हमारी गैस चार्ज हो जाए और सुई हमारे 12 से 15 के बीच में रुकने लगे तो क्या करेंगे, सिर्फ चार्जिंग वाल्व को यहां से हम डायरेक्टली खोल के निकाल लेंगे। और उससे पहले निकालने से पहले इस हैंडल को हम क्या करें, टाइट भी कर देंगे। नहीं तो ये वाल्व जो है ना, ये अगर ढीला रहने पे गैस इसमें से निकलता है। हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे, इस तरह से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद जो यहां से गैस का पॉइंटर है इसको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ध्यान देंगे कि जो इसका नट है ना ऊपर का, ये जो इसका नट है, ये नट को हमें तुरंत लगाना है। यार नजदीक से दिखाइए, ये नट को हमें तुरंत लगाना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें से गैस निकलती रहेगी। क्योंकि हमने पहले बताया था कि इसको कम टाइट करना है, तो कम टाइट करने की वजह से क्या होता है, इसमें से गैस निकलती है। इसको हम टाइट कर लेते हैं पूरी तरह से और फिर से ऊपर से ये नट को हम लगा देते हैं। इसमें नट को लगा के बढ़िया से टाइट कर देते हैं। अब इसमें से गैस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और हमारे फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। देखिए यहाँ से हमारा ये गेज वगैरह सब हट गया है। अब हम इसके टेम्परेचर को दिखाते हैं एक बार फिर से कि अब कितना इसका टेम्परेचर आया। यहाँ पर देखिए हमने सेट कर रखा है, अंदर डाल रखा है। देखिए इसका टेम्परेचर इस समय कितना दिखा रहा है, देखिए 16.5 है ना। मतलब फ्रिज हमारी अच्छी प्रकार से कूलिंग कर रही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो इसी प्रकार से इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को नॉन इन्वर्टर फ्रिज में बड़े ही आसान तरीके से बदला जा सकता है। बस कंप्रेसर बदलिए, उसके अंदर की गैस को चेंज करिए और पीसीबी को हटा दीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से। और ये जो पीसीबी या कंप्रेसर का बार बार खराब होने का झंझट है, ये बिल्कुल खत्म। तो इस प्रकार से हमारी फ्रिज काम करती है। इसमें बात बस यही है, ये जो लाइट है ना, देखिए 0.8 एम्पियर 0.9 एम्पियर ले रहा है। अब तक जो हमारी इन्वर्टर मॉडल फ्रिज थी 0.3 एम्पियर 0.4 एम्पियर ले रही थी। मतलब लाइट की, बिजली की थोड़ी बचत हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये पीसीबी खराब होने का लफड़ा खत्म हो गया। इस प्रकार से किसी भी इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में बदला जा सकता है। इस फ्रिज से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचाओ तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।